डियर स्टूडेंट्स, हम ब्रह्मास्त्र के मॉक ड्रिल का जो टेस्ट था आपका, उसका पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पे हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही इनऑर्गेनिक का है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन इन पर टेट्राहेड्रा इज। देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। इसको वाइट कलर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में अच्छा रहेगा। 1 2, इसको भी ऐसे लेते हैं हम, और ये है आपका 3, फिर ये 2 3 और ये एक ऐसे, फिर इसको नीचे कंटिन्यू कर रहा है 1 2 3 और ये डबल चेन हो गया। 2 चेन को मैं मिला रहा हूँ। ये जो है सिलिकॉन एटम है, इस पर एक ऑक्सीजन ये लगा है, एक ऑक्सीजन ये लगा है, एक ऑक्सीजन ये लगा है, ये आगे कंटिन्यूड है, और एक ऑक्सीजन पीछे है। तो यहाँ इस तरह से स्ट्रक्चर बना। ये एक ऑक्सीजन पीछे है, ये सिलिकॉन है बीच में, और यहाँ देखिए ये ऐसा है। ये वाला जो टेट्राहेड्रा है, ये 2 ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है। मैं इसको पीले रंग से दिखाता हूँ आपको, आप इसको अच्छे से समझिएगा। एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये शेयर कर रहा है। ये वाला टेट्राहेड्रा भी 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, ये वाला टेट्राहेड्रा भी 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, लेकिन ये वाला टेट्राहेड्रा 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। ये यूनिट बार बार रिपीटेड है, मतलब इस यूनिट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसी में निकाल लेते हैं कि कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं। तो ये 2 शेयर कर रहा है, ये 2 शेयर कर रहा है, ये 2 शेयर कर रहा है, और ये 3 शेयर कर रहा है। यानी 4 टेट्राहेड्रा के बीच में 9 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। तो एक टेट्राहेड्रा में कितना होगा? 9/4। तो 9/4 ये आंसर हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप ऐसा समझिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर वाले जो ट्रायंगल दिखते हैं वो 2-2 ऑक्सीजन को शेयर करेंगे, और नीचे वाले जो ट्रायंगल दिखते हैं जो तीनों तरफ से जुड़े हैं वो 3 ऑक्सीजन को शेयर करते हैं। वो रिपीटेड यूनिट्स में है। तो ये हो गया आपका 9/4। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसा होता, ये ऐसा और ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा, और आपसे ये पूछा जाता है कि इस डबल चेन में कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, इस डबल चेन में कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, ये पूछता। तो ये 2 शेयर कर रहा है, ये 2 शेयर कर रहा है, ये 3 शेयर कर रहा है, यानी 4 और 3 7, 7/3, 3 टेट्राहेड्रा के बीच में 7 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। तो 7/3 इज योर आंसर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, एक ऐसा, एक ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और ये डबल चेन हम इसकी बना रहे होते ऐसे 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 ऐसे, तो ये कितने ऑक्सीजन शेयर करता है? यहाँ पे 2। ये कितने ऑक्सीजन शेयर करता? 3। ये कितने करता? 3। ये कितने करता? 2। ये कितने करता? 2। ये 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, ये 3 ऑक्सीजन, ये 2 और ये 3, फिर ये 2, फिर ये 3, बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब 5 ऑक्सीजन शेयर हो रहा है 2 टेट्राहेड्रा के बीच में। तो आंसर 5/2 हो जाता। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था जो आपसे आराम से हो सकता था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। मतलब हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपको एडवांस में मिले। क्वेश्चन क्या है समझिए। द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड Br2 लिक्विड Cl2 गैस 2 BrCl इज 1। Kp दिया है। तो बात समझते हैं कि अगर आपको Kp दिया हुआ है, अगर आपको Kp का वैल्यू दिया हुआ है तो Kp लिखेंगे क्या यहाँ? Kp इक्वल टू, आपको पता है कि कभी भी लिक्विड और सॉलिड होता है तो हम उसका Kp और Kc में नहीं लेते क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगी, नया Kp बना देता है। तो Kp इक्वल टू लिखोगे पार्शियल प्रेशर BrCl का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है भाई। अब क्या कर रहा है? एट इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ BrCl 0.1 दिया है, ये दिया है 0.1 का स्क्वायर, यहां पार्शियल प्रेशर Cl2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखोगे कि जो Cl2 का पार्शियल प्रेशर आएगा वो आएगा 0.01 atm। क्या भाई यहां तक बात क्लियर है? देख लीजिए, बहुत क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया। अब कह रहा है कि एंड दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर 0.1 दिया, इसका बाद में यूज करेंगे। अभी Kp के एक्सप्रेशन में वेपर प्रेशर का कोई यूज नहीं होता।
then what will be the minimum moles of Br2 liquid to be added 1 mole Cl2 initially to get above equilibrium situation? करा Br2 लिक्विड के कितने मिनिमम वर्ड है भाई, ध्यान रखिएगा, कितने मिनिमम मोल मिलाए जाएं जिससे ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो देखिए बात समझिए, अगर मैं यहां बात करूं कि यार Br2 लिक्विड प्लस Cl2 गैस गिव्स 2 BrCl गैस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां 1 मोल है, यहां अगर इसका A मोल होगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा, तो अगर A मोल होगा तो 1 माइनस अगर x निकला तो यहां A माइनस x निकलेगा और ये 2x बन जाएगा। ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये हो गया इक्विलिब्रियम। क्लियर? अच्छा, अगर ये इक्विलिब्रियम हो गया, आपको ये समझ में आ गया कि यार ये तो इक्विलिब्रियम आ गया, अब x की वैल्यू कैसे आएगी? तो क्या इक्विलिब्रियम में, ये ध्यान रखना बेटा, ये मोल है, क्या है? ये मोल है, और आपने को क्वेश्चन में प्रेशर दिया है, तो क्या T का वैल्यू कांस्टेंट होगा? यस। तो क्या P प्रोपोर्शनल टू N होगा? क्लियर? यानी PCl2 डिवाइड बाई PBrCl, दिस वैल्यू मोल्स ऑफ Cl2 इक्विलिब्रियम में कितना दिख रहा है? 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2x, और Cl2 का प्रेशर अभी हमने निकाला था 0.01, तो यहां से आ जाएगा बेटा 0.01, BrCl का प्रेशर है 0.1, यहां से आ गया 1 माइनस एक्स बाई 2x, दिस इज इक्वल टू, देखिएगा ये 1/10 हो जाएगा, चेक करो भाई, 1/10, तो यहां से आ जाएगा 1/10 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2x, तो 2x इधर गया, 10 इधर गया, तो 10x 12x, तो यहाँ 12x का वैल्यू 10 आ गया, तो x का वैल्यू 5/6 आ गया। यानी मोल्स जो आए BrCl के वो आ गए 10/6, 2x है ना भाई, 10/6 हो गया। अब जरा समझिएगा, अब आपको निकालना है मिनिमम कितने मोल्स लिए जाएं। तो देखो एक बात समझो, x का वैल्यू 5/6 है, तो इस रिएक्शन में 5/6 तो रिएक्ट करेगा, देख लीजिए 1:1 है, तो 5/6 मोल Br2 लिक्विड रिएक्ट किया। अब तो आंसर तो यही हो जाना चाहिए, नहीं, अभी एक लफड़ा है इसमें, लफड़ा यह है कि Br2 लिक्विड का वेपर प्रेशर गिवन है, यानी Br2 गैस। अच्छा, अब Br2 गैस जो प्रेशर दिया है आपको, ये 0.1 दिया है, ये दिया है 0.1 atm, वेपर प्रेशर का मतलब ये है 0.1 atm। अच्छा, 0.1 atm इसका भी दिया है, देखो दिया है अपने BrCl का, ये देखो, यानी BrCl और Br2 गैस का वेपर प्रेशर सेम है। इसका मतलब हुआ कि दोनों के मोल सेम होने चाहिए, प्रेशर सेम है तो बेटा मोल भी सेम होगा। तो इसका मतलब, क्योंकि अगर पूरा का पूरा Br2 लिक्विड Br2 गैस में चला जाए, समझ लो, तो भाई Br2 गैस के मोल BrCl गैस के मोल के चाहिए, तो यानी इतना तो चाहिए इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहेगा, तो इतना चाहिए और इतना रिएक्ट किया है, तो टोटल मोल्स ऑफ Br2 लिक्विड ये आ जाएगा 5/6। 5/6 कौन सा है? x का वैल्यू जो रिएक्ट किया, और इक्विलिब्रियम पे कितना चाहिए? 2x, और 2x का वैल्यू क्या था? 2x का वैल्यू कितना था भाई? 10/6, तो 10/6, तो यहां से आ जाएगा 15/6। देखिए, तो 15/6 कहीं दिख रहा है? 15/6, क्या भाई बात समझ में आ गई? तो कहानी क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यह है कि जितना रिएक्ट किया एक तो वो चाहिए, और जितना इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश है वो भी तो होगा, तो इसका मतलब टोटल जो Br2 लिक्विड के मिनिमम मोल चाहिए वो आपको 15/6 मोल चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, देखिए कोई भी क्वेश्चन जब पेपर में आता है, चूँकि आप एडवांस के पेपर क्योंकि मॉक ड्रिल के अंदर आए हुए हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर बार कुछ नया ही उड़ता तीर मिलेगा। तो आप हर तीर को अपने कश में करने की कोशिश ना करें,
जो आपको लगता है कि लॉजिकली सही है वही करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि आप एडवांस का पेपर देने जा रहे हो, सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लो, कहीं ऐसा कोई ऑप्शन ना हो जो हम शायद अवेयर ना हो। मतलब जनरली क्या होता है, हमारी आदत ये सोल्व करने की, क्योंकि हम जिद्दी हैं थोड़े से, तो हम इसके पीछे भागते हैं। पर मेरा सजेशन है कि पहले ऑप्शन चेक करो। जैसे कंपाउंड आर इज हैविंग कायरल सेंटर चलेगा, आर इज हैविंग एस्टर एंड एमीन फंक्शन ग्रुप, पी ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2 फॉलो बाय हीट गिव्स कंपाउंड वी गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, हमको आइडिया है, अवेयर है। क्यू कैन रेस्पॉन्ड टू पॉजिटिव कार्बिलमिंग टेस्ट एंड नेगेटिव सिलिकॉनाइडेड टेस्ट। अब आपने पूरा कर लिया और आपको कैंग टेस्ट सपोज करो नहीं आता, तो आपकी सारी मेहनत उलझन भरी हो रही है इस एक लाइन के कारण। इसलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भैया नेगेटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट का मतलब ये बोलना चाहता है कि वो अल्कोहल का टेस्ट नहीं दे रहा है कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन है, बट दैट्स द इन्फॉर्मेशन जबकि बहुत काम आएगी। चलिए तो जैसे शुरू करते हैं, फिनाइलएलाइन। अब सब कुछ पता है, ऑप्टिकली एक्टिव अम्यूनो एसिड का नाम ही नहीं पता, ठीक है। तो एलेनिन से बना फिनाइलएलानिन, इसका मतलब अम्यूनो एसिड का जिक्र कर रहा है, और अम्यूनो एसिड के अंदर हम ये जानते हैं कि ये ग्रुप तो फिक्स होता है। नाउ व्हाट अबाउट फिनाइलएलानिन, तो याद करो एलेनिन में मिथाइल होता है, उसमें फिनाइल जोड़ दिया, आप कहोगे फिनाइलएलानिन। और चूंकि इसने एक हिंट दिया नेचुरल आइसोमर, इसका मतलब वो एल या एस कॉन्फिगरेशन। अभी छोटी छोटी बातें हैं, का वाले डी वाले होते हैं, अम्यूनो एसिड एल वाले होते हैं, एस कॉन्फिगरेशन होते हैं एक्सेप्ट सिस्टीन। नाउ सिंपल सा आंसर क्या किया गया भैया, उसने बोला है कि मैंने यहाँ पे रिडक्शन किया है, फिर वर्कअप किया है, इसका मतलब है जो COH है ना उसको आप CH2OH बना दीजिए, हो गया। बाकी सब जैसा था वैसा का वैसा रखिएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, ये आपका बन गया P। अच्छा P के लिए कोई स्टेटमेंट है, P के लिए स्टेटमेंट है, अपन बात कर लेंगे, पहले सीक्वेंस सेट करते हैं। फिर उसके बाद इसने जखीरा दिया ClCOCl वाला, तो क्या आपको लगता है कि आपके पास यहाँ Cl यहाँ COCl है, तो NH2 ने अटैक किया होगा, Cl को बाहर निकालो, क्योंकि ऐसे नहीं रिएक्शन फास्ट होती है। इसका मतलब ये कि आपका फंडामेंटल थॉट तैयार हो गया। यहाँ OH, यहाँ बना CH2PH, और यहाँ क्या बन गया भैया, यहाँ बना NH, उसके बाद CO, उसके बाद CH2Cl, ठीक है। आगे दिया हुआ है उसने 2 मोल NaH इक्विवेलेंट, इसका मतलब मुझे इस कंपाउंड में एसिड बेस करनी है। तो बस इतना सा कंसेप्ट चेक करते हैं कि एसिड बेस कौन कर सकता है, तो देखो NH वाला करना चाहिए और OH वाला करना चाहिए। इसका मतलब ये कि हम इस डायग्राम को ऐसे इमेजिन करें, क्या था भैया, यहाँ है CH2OH, यहाँ था NH, CO, CH2Cl, यहाँ CH2PH और H, और आपको लिखा है 2 मोल H माइनस, तो 2 बार क्या करोगे बोलो, एसिड बेस करोगे, यानी यहाँ और यहाँ पे माइनस बना सकते हो, ठीक है। अगर आप माइनस बनाओगे तो लकीली आपके पास ये ऑप्शन बचेगा, यहाँ पर N माइनस, यहाँ CH2O माइनस, यहाँ H, यहाँ CH2PH, बस सेम सेट है। अब कुछ दिया है क्या इसने पीछे, इसने केवल लिखा है 2 मोल और फिर वर्कअप। वर्कअप का मतलब जो माइनस बना उसे वापस H+ से जोड़ दीजिएगा और कुछ ना कीजिएगा। तो भैया बहुत सिंपल सा फंडा हो गया, माइनस, चूंकि ये रेजोनेंस स्टेबल है और हम ये चाहेंगे कि हमको लोकलाइज वाला आसानी से सिंक करे, तो 1 2 3 4 5 6, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में यहाँ एक 6 मेंबरिंग बननी चाहिए। ये रहा आपका O, ये रहा आपका CH2, यहाँ पे आपका कायरल सेंटर जहाँ H और CH2PH दिया गया, यहाँ पर N माइनस, यहाँ पर CO, चूँकि वर्कअप किया गया है तो यहाँ H जोड़ दीजिएगा, मतलब सिंपल H जोड़ दीजिएगा। नाउ इस कार सेंटर के लिए बात की जाए तो संभल के, चूँकि ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है तो हमें फिशर में बात करनी थी, तो याद करो ये आपका वेज होता है और ये आपका डैश होता है, तो ये आपका वेज है और ये आपका डैश है, पर ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है। तो या तो अपन एक काम करते कि हमें पहले से पता है कि इसका कॉन्फिगरेशन एस है, तो हम इसको पहले से एस इमेजिन कर लेते। क्या हो रहा है एस, देखो या एन आर, तो 1 2 3, या लकीली 1 2, क्योंकि याद है कार्बन पे नाइट्रोजन, कार्बन पे ऑक्सीजन, एक पूरा कार्बन का ही जखीरा है, तो ये आपका 1 2 3, ये आपका 4 होना चाहिए था, 1 2 3 आर, इसका आंसर लकीली ऐसे ही आ रहा है। अब वो क्या पूछ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए क्या पूछा है, कंपाउंड आर यानी लास्ट एग्जाम्पल, और उसने मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 11 13 NO2, हो जाएगा, इससे चेक कर लेते 11 13 NO2 आ रहा है क्या। देखिए बेंजीन 6 7 8 9 10 11 कंफर्टेबल,
डीबी चेक कर लेते हैं। पीएच का होगा 4 और ये होगा 5 और ये होगा 6। क्या इसकी डीबी 6 आ रही ताकि एच काउंट करने का टेंशन ना हो? तो याद करो 11 + 1 12, 13 में से इस 13 याद है -1 तो 12, 12 में से 2 गए डिवाइड करा तो 6, ये तेरा 12 ये तेरा 6, तो डीबी 6 आ रही, इसका मतलब एच बराबर आ रहा है। लकीली NO2 देखना था तो N दिख ही रहा है और ऑक्सीजन भी 2 दिख ही रहे हैं, यानी हम बराबर सेट पे चल रहे हैं। हमारे पास में कंपाउंड R दिख गया, R इज हैविंग चिral सेंटर विद S कॉन्फिगरेशन, सही चल रहा है ये तो। R इज हैविंग एस्टर एंड एमीन फंक्शन ग्रुप, ना भैया इसके अंदर एस्टर ना आ रहा है, इसमें तो एमाइड आ रहा है, क्योंकि ये वाला बीच में कार्बन आ रहा है तो ये ईथर बताएगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गड़बड़ चला गया। P ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2 फॉलो बाय हीट गिव्स कंपाउंड X विच गिव पॉजिटिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। P का मतलब वो इसका जिक्र कर रहा है। अब यहाँ जगह का इश्यू है तो मैं यहाँ पे P का जिक्र कर देता हूँ, ध्यान से बेटा। ये आपका CH2OH है, ये आपका NH2, ये आपका H है, ये आपका CH2PH है, ये P था। अब वो कह रहा है HNO2, तो हमें पता है डाइएजोटाइजेशन होगा, और डाइएजोटाइजेशन होगा तो भैया हमारे पास यहाँ पर केटान बनेगा, क्योंकि N2 गैस तो उड़ जाएगी। हो गया काम। अब जैसे केटान बनेगा डाउट आएगा कि किधर से एल्कीन बनाओ, तो देखो इधर वाला OCC है, इसका मतलब यहाँ H बनाना, इनॉल बनाना आसान होगा, आपको ऑप्शन में ये मिलेगा। हो गया सोल्व। ये आपका इनॉल है, तो ऑटोमेरिस करिएगा तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। ये आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड क्या देता है बोलो? फेलिंग टेस्ट देता है। ये छोटी सी स्टेप जो शायद आप में से कुछ लोगों ने गड़बड़ की होगी, तो भैया ये आपका सी ऑप्शन हो गया। नाउ अगला क्या बोल रहा है? Q कैन रिस्पॉन्ड टू पॉजिटिव। Q का मतलब ये ऑप्शन, यानी 2 NS से जस्ट पहले वाला, ठीक है, मतलब एसिड। Q अकेले यही ऑप्शन है आपके पास में। पॉजिटिव कार्बिलेमिन टेस्ट दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एमाइड का टेस्ट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो एमीन के लिए बोला था। दूसरा नेगेटिव स्टेरिक अमोनियम, यस ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो भैया ये भी गलत चला गया। तो लकीली फर्स्ट एंड थर्ड, दैट्स व्हाई योर आंसर इज ए। बेटा ये चीज ध्यान रखना कि स्पीड होनी चाहिए पर गिरना नहीं है। आप JEE एडवांस का पेपर दे रहे हो, उसका बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है, चलना तो है ही नहीं, दौड़ना है, और इतना भी मत दौड़ना कि गिरना है, क्योंकि गिर के उठ के चलने में बहुत टाइम किल होता है। तो स्पीड मेंटेन रखिए, पर इतनी स्पीड भी मत मेंटेन करिए कि माइनस मार्किंग कमा लो। तो दुनिया का बेसिक रूल है, चूंकि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो आपको सोचना भी है, फास्ट भी सोचना है, पर गलत भी नहीं सोचना। ऐसा ना कि छोटे छोटे वर्ड, जैसे कोई नेचुरल ऑकरिंग अगर ये भूल जाए तो उसे RS का पता ही नहीं चलेगा, किसी को POC उस समय याद नहीं आ रही तो उसे पता नहीं चलेगा, किसी को ये याद नहीं आया कि अब जैसे यहाँ पे मिस प्रिंट क्या हो सकता है कि गलती से ऐसे नहीं की जगह कोई SN2 पहले कर जाए तो आंसर पलटी मार जाएगा। जिनको क्रॉस किया वो सब सही, वो सब ऊपर नीचे होने वाले हैं। जैसे इस स्टेप के अंदर आप गलती कर सकते थे कि आपने इधर की जगह इधर एल्कीन बनाई होती, याद करो, क्योंकि कुछ बोलते रेजोनेंस स्टेबल, पर आपको पता नहीं दैट्स अ ड्राइविंग फोर्स, तो इधर ना जाके उधर। तो छोटी छोटी गलतियां, बस यही एडवांस है। बाय बाय। तो अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है। कह रहा है एन आइडियल गैस विद एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एज U इक्वल टू अल्फा V की पावर अल्फा, अल्फा V की पावर अल्फा। देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है भाई, देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? U इक्वल टू अल्फा V की पावर अल्फा, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस के लिए U क्या होता है? डेल्टा U NCV डेल्टा T, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो U को आप F/2 RT वाला भी लिख सकते हो, लेकिन U को हम ऐसे लिख देते हैं कि NCVT। क्लियर है भाई? क्लियर? दिस इज इक्वल टू अल्फा V की पावर अल्फा। अब देखो बेटा, N कांस्टेंट, CV कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो TV की पावर माइनस अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। T को लिख सकते हैं आइडियल गैस क्वेश्चन लगा के PV, भाई NR कांस्टेंट, PV आएगा, PV की जगह लिख सकते हो PV की पावर 1 माइनस अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या एक प्रकार से ये हो गया पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता था याद करो? PV की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या x का वैल्यू 1 माइनस अल्फा आ चुका है,
और मोलर हीट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी, तो वो था CV प्लस R/1 - x। आपको याद होना चाहिए CV। अब CV को क्या लिख सकते हो आप, R/γ-1 प्लस R/1 - x। तो यहां से मोलर हीट कैपेसिटी जो CM की बात मैं कर रहा हूं वो आएगा R/γ-1 प्लस R/1 - x की जगह रखना है 1 - अल्फा, तो 1 - अल्फा, तो यहां आ गया R/γ-1 प्लस R/अल्फा। चेक करिए भाई। तो R/γ-1 प्लस R/अल्फा, चेक करो, मोलर हीट कैपेसिटी भी ऑप्शन में दिख रही है। R/1 - गामा है, γ-1 है, गलत हो गया। चेक करिए, ये गलत हो गया भाई, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, पहला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यार CV चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर बात करोगे तो CV डेल्टा T होता है। अब CV डेल्टा T में CV की जगह ये लाओगे तो CV की जगह अगर मान लीजिए हम लाते हैं, क्योंकि आइडियल गैस का डेल्टा U हमेशा क्या होता है, CV डेल्टा T। तो अगर मैं CV डेल्टा T की बात करूं तो CV डेल्टा T में CV का वैल्यू γ-1/अल्फा अगर आंसर आता है, CV की जगह लिखे हुआ R/γ-1, चेक करो, और γ-1/अल्फा इसको कैसे रिलेट करोगे बेटा, R का वैल्यू ये कहाँ से आएगा, गामा तो कांस्टेंट है ना, मतलब ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब आता है हीट एक्सचेंज। अगर हीट एक्सचेंज की बात करें तो Q का वैल्यू क्या लिखते हैं, NCM डेल्टा T। अगर n का वैल्यू 1 मान लें, क्योंकि n यूज नहीं किया, तो CM का वैल्यू अभी लिखे थे बेटा R/γ-1 प्लस R/अल्फा। ये CM था डेल्टा T, चेक करिए। तो यहां से R डेल्टा T बाई γ-1 प्लस R/अल्फा डेल्टा T। अगर मैं बैक जाऊं तो जो हीट एक्सचेंज दिया है डेल्टा U के टर्म में दिया है, तो हमें इसे डेल्टा U के टर्म में लाना पड़ेगा। तो जब डेल्टा U के टर्म में लाना है तो देखो R/γ-1 CV डेल्टा T, क्या ये डेल्टा U है, यस। अब यहां पे इसको भी डेल्टा T के टर्म में लाएं अगर, तो R/γ-1 इंटू γ-1 डेल्टा T बाई अल्फा। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो डेल्टा U प्लस R/γ-1 डेल्टा U, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, इंटू γ-1 बाई अल्फा। चेक कर लीजिए अच्छे से देख लीजिए क्या किया, R/γ-1 डेल्टा T को डेल्टा U, γ-1 अल्फा बच गया। अब डेल्टा U यहां कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 प्लस γ-1 बाई अल्फा, ये आएगा Q का वैल्यू। चेक करिए, अब चेक करो ऑप्शन में क्या दिया है, R/1 माइनस गामा, तो γ-1 चाहिए था और R/अल्फा दिया है, तो ये तो नहीं मैच किया, देखो ये नहीं मैच किया। इसका मतलब हुआ ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। अब तो खत्म ही हो गया ना, जब 3 ऊपर के गलत तो आंसर तो डी ही होगा ना। फिर भी चेक करते हैं, करा इक्वेशन प्रोसेस PV का पावर x कांस्टेंट वेयर x ग्रेटर देन 0 इफ अल्फा लेस देन 1। चेक करते हैं कि अगर ऐसा है तो देखो x का वैल्यू क्या आया था, 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा लेस देन 1, चेक करिए, अगर अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो क्या x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कंफर्म आएगा। इसका मतलब क्या यही आंसर है भाई, चेक करिए, क्या यही आंसर है, क्लियर है। हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए फिर से क्वेश्चन तैयार है। आइए क्वेश्चन को पहले बार क्रॉस चेक कर लिया करो, मैं ऑप्शन पहले चेक करता हूँ। M has a car center with absolute confusion S, N can show geometrical isomerism, product has 4 stereoisomer और M has a 8 carbon in its principal chain with locant of 4th position। यानी थोड़ा IUPAC GI आइसोमर की फीलिंग दे रहा है, पूरा आइसोमर का कंसेप्ट बन रहा है। चेक करते क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दे रखा है NaOH आयोडीनेशन, यानी ये आयोडोफॉर्म की फीलिंग दे रहा है।
फिल्ट्रेशन लिखा है तो CO माइनस फिल्टर ने पीपीटी बनाया होगा, फिल्ट्रेट यानी इसमें H जोड़ा होगा, यानी बाय डिफॉल्ट हम अगर ये इमेजिन करें कि ऑप्शन क्या होना चाहिए तो N आपको ऐसे ही दिख रहा है, N ऑप्शन का मतलब यहाँ होना चाहिए COCH3, क्योंकि वी नो वेरी वेल जहाँ ये सब है ना टाइम पास से डराने के तरीके हैं। सच यही है भाई कि आयोडोफॉर्म किया तो CONA बना तो COH बना होगा, भाई CONA बना सॉल्ट बना होगा, फिल्टर करके पीपीटी बनाओ तभी तो उसमें H+ डालोगे। तो कभी कभी इनको देख के डरना मत, ये COCH3 है। अच्छा आगे एल्डोल की फीलिंग आ रही है, तो अगर एल्डोल की फीलिंग आ रही है तो भैया सीधे कट और पेस्ट करके गेम खेला जा सकता है। कहने का मतलब ये इधर हो इधर HH कर लेते हैं। अगर आपके पास ये थॉट है तो क्या आपको लगता है कि ये हो गया CH2, ये हो गया COCH3 और यहाँ पर आया CO, क्योंकि इधर हो इधर H। याद है प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबल होता है तो हम इसको वाटर के रूप में सीधे रिफॉर्म कर सकते हैं। और लकीली ये C9H16 देखो, कार्बन तो मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब H काउंट करने की जगह मैं DB चेक करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है। 9 + 1 10, 16 में से 16 डिवाइड बाय 2 तो 8, तो भैया आपके पास है 10 8 तो DB 2 आना चाहिए, DB 2 आ रही है, मतलब पक्का मैं H काउंट ना करूँ चलेगा। अब ये तो हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया। चलिए ये आपका आई थिंक M ऑप्शन हो रहा है, ये आपका N ऑप्शन हो रहा है। अच्छा ये ऑप्शन हो रहा है, साथ में HI विथ P भी दिया हुआ, तो इसका अपन ने हाइड्रोकार्बन की बात कर, रिडक्शन की बात कर रहा है। तो लकीली जब तुम रिडक्शन करोगे तो भैया जहाँ COH है वहाँ पे भी तो CH3 आएगा। इसका कॉन्फ्यूजन पता है पर इसका कॉन्फ्यूजन नहीं पता, इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 कार्सेंट वाला फंडा यूज कर सकता हूँ। ये आपका ऑप्शन O हो गया। अब चलो चेक करते हैं क्या पूछ रहा है भाई। एम हैज Chiral center having absolute configuration S, M का मतलब M का मतलब ये रहा तुम्हारा M। क्या एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन S आएगा इसका? यस देखो कार्बन के बाद सेकंड पर CO, यहाँ 2 कार्बन के बाद तो ये 1 हो गया, ये हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो भैया S कंफर्म आ रहा है, ये सही हो गया। N कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, N कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ना आ रहे। अगर सिस्टम sp2 है तो एंडोसाइक्लिक तो GI शो करते ही नहीं है, और ये मिथाइल अप डाउन होने से कोई फायदा होने वाला GI को है नहीं, इस क्योंकि रियल डिस्टेंस सेम आ रही है तो भैया ये गलत जा रहा है। ओ प्रोडक्ट इज 4 स्टीरियोआइसोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं अगली स्लाइड पे बता पाऊंगा। क्या याद करिए, अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो लकीली 2 और 1 3, ये स्यूडो का सेंटर है, और जब स्यूडो का सेंटर होता है तो आंसर 4 आता है। 4 कैसे आता, एक बार याद दिला देता हूं, एक बार तीनों को वेज कर लीजिए, एक बार इसको डैश कीजिएगा, एक बार राइट को डैश करते हैं, एक बार वेज को डैश करते हैं। नाउ ध्यान से देखो, यहाँ हैप्पी बर्थडे हो रहा है, POS आ रही है, ये भी मीजो है, यहाँ भी हैप्पी बर्थडे आ रहा है, POS आ रहा है, ये भी मीजो है, पर ये सिस वाला मीजो है और ये ट्रांस वाला मीजो, तो ये तो अलग अलग हो गए, और ये लकीली एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। याद है 2 की पावर 3 आना चाहिए था 8, सिमेट्री पर 6, और अगर मीजो स्यूडो का सेंटर के साथ आ जाए तो 4 बन जाता है। इसका मतलब लकीली 4 वाला सही हो रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं। एम एज 8 कार्बन इन इट्स प्रिंसिपल चेन विथ लोकेंट एट 4th पोजीशन, तो याद को यहाँ CO किधर से, तो देखो यहाँ से और यहाँ ब्रांच ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4th पोजीशन पे लोकेंट यानी मिथाइल की फीलिंग आ रही है। डेली भी सही हो गया, यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए, ACD। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर करेक्ट। NCERT का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फैमिली का, फास्फोरस और उसके कंपाउंड का क्वेश्चन है। P4 पर SOCl2 की रिएक्शन कराएंगे, ये तो पता ही है रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर +4 में है तो +3 तक ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, PCl3 बन जाएगा और ये रिड्यूज हो जाएगा H2Cl2 में, SO2 भी निकलेगी साथ में। ये करेक्ट रिएक्शन है।
तो एक आंसर तो इसका हो जाएगा ए। और P4 पर रिएक्शन कराएंगे SO2Cl2 की, P4 पर SO2Cl2 की। एक बात और याद रखना, ये जो फास्फोरस है ये वाइट फास्फोरस है, दोनों ये दोनों वाइट फास्फोरस हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी इसे ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, PCl5 में +5 तक, और खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 तक। तो ये भी करेक्ट है। ये रिएक्शन तो बहुत आसान है, P4 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये एक यहाँ और बात याद रखना, P4 यहाँ वाइट और रेड दोनों फास्फोरस का ऑक्सीडेशन कर देता है ऑक्सीजन, और क्या बनता है P4O10। ये भी करेक्ट है। ये रिएक्शन इनकरेक्ट है, क्यों, P4 की NaOH के साथ एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन कराते फोस्फोनेशन होता है, और यहाँ क्या बनता है, एक तो PH3 बनती है और एक बनता है NaH2PO2 NaH2PO2 बनता है। ये नहीं बनेगा तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC। तो देखिए एक शानदार क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी लॉजिकल बनाई हुई है। तो अगर स्पेक्ट्रम वाला पार्ट थोड़ा सा भी हल्का फुल्का आपने पढ़ा हुआ है तो वैसा अप्रोच तो किया जा सकता है, बट लैंग्वेज इंटरेस्टिंग है। ये कहा गया लार्ज नंबर ऑफ सैंपल ऑफ सेम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हमने बहुत सारे एटम या बहुत सारे सैंपल लिए हुए हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के, और इन ग्राउंड स्टेट, ये सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में रखे हुए हैं, एब्जॉर्ब्स n फोटोन हैविंग सेम एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो एटॉमिक सैंपल या ये जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का सैंपल है ये n फोटोन एब्जॉर्ब करता है। अब n फोटोन एब्जॉर्ब करके ये एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और ये कहा गया है कि जब डी एक्साइटेशन होगा तो जो फोटोन्स यहाँ पर एमिट होंगे उनका काउंट n से 2n के बीच में वेरी कर सकता है। n तक हो सकता है या 2n तक हो सकता है या इसके बीच में लाई कर सकता है। तो अब आपसे पूछा है कि यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट है जिसमें ये गए थे वहाँ की एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। देन द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन में भी, तो जो फोटोन इन्होंने एब्जॉर्ब किया है उसकी एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। मतलब ग्राउंड स्टेट से nth स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस पता करना है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था, ग्राउंड स्टेट में। तो एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला तो पता है कि यहाँ पर 13.6Z² 1 अपॉन लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हायर ऑर्बिट स्क्वायर लगा देंगे। बट अब ये पता तो चले कि जो एक्साइटेशन हुआ है वो किस n1 से n2 में हुआ है। तो क्वेश्चन में ये तो कहा गया है कि एक्साइटेशन से पहले ये ग्राउंड स्टेट में था, तो n1 की वैल्यू तो 1 के बराबर हो जाएगी। बट n2 अगर क्लियर हो जाए, n2 पता चल जाए, तो फिर हम यहाँ पर फोटोन की एनर्जी बता सकते हैं। और देखा जाए तो ये जो लैंग्वेज बनाई हुई है ये n2 को फाइंड आउट करने के लिए बनाई गई। आपके सामने एक सिचुएशन पेश कर दी गई है कि n फोटोन एब्जॉर्ब करके बदले में या तो n इमिट हो या फिर 2n इमिट हो या इनके बीच में इमिट हो। तो अब आप बताइए, अगर ये एक्साइट होकर के 1 से 2 में जाता, अगर 1 से 2 में जाता और ऐसे n फोटोन होते और ऐसे n ऑब्जॉर्प्शन होते, तो n फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता, तो आप बताइए जब एमिशन होता तब भी तो इतना ही होता, क्योंकि 2 to 1 आने का अगर एक जंप है तो फिर वापस आने के लिए भी एक ही जंप होगा। तो n फोटोन के बदले में केवल n का ही इमिशन हो पाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं हो पाएगा। n के बदले में n का इमिशन होगा अगर एक्साइटेशन 2 में हुआ है। और आप सोच करके देखिए, अगर एक्साइटेशन 1 से 3 में होता, तो अगर एक्साइटेशन 1 से 3 में होता n फोटोन एब्जॉर्ब करके, तो डी एक्साइटेशन होता, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि डायरेक्ट 3 to 1 आ जाए। अगर 3 to 1 आ रहा है तो n के बदले में आपको n फोटोन मिल जाएंगे। लेकिन आप बताइए 3 से 2 और 2 से 1 आ रहा है तो n के बदले में आपको कितने मिलेंगे, 2n मिलेंगे। अगर 3 से 2 और 2 से 1 आ रहा है तो n फोटोन के बदले में आपको 2n फोटोन मिलेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सोचिएगा। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि ये बन सकता है, और दूसरा है आप फॉर्मूला लगा सकते हैं n × n-1/2, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने फोटोन का एमिशन यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यू एक्साइटेड स्टेट की होनी चाहिए वो होनी चाहिए n2 की वैल्यू होनी चाहिए 3, क्योंकि अगर हम n2 3 लें तो फिर हमारे पास एमिटेड फोटोन या तो
n हो सकते हैं या 2n हो सकते हैं। अगर 3 to 1 डायरेक्ट जंप मिलता है तो n के बदले में n फोटोन मिल जाएंगे, और 3 से 2 और 2 से 1 वाले जंप होते हैं तो फिर हमें n के बदले में 2n फोटोन्स मिल जाएंगे। तो n2 की वैल्यू एक बार 3 रख करके देखते हैं रिजल्ट क्या मिलेगा। n2 की वैल्यू 3 रखोगे, n1 1 है, तो आपको यहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी या फोटोन की जो एनर्जी है 13.6 Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। तो ये 13.6 Z स्क्वायर इंटू 8/9 होगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। बट अब यहां पर Z हमको दिया नहीं है, क्वेश्चन में बोला है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो आप बताइए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में हाइड्रोजन भी हो सकता है, He+ भी हो सकता है, Li2+ भी हो सकता है। तो आपको इस एक्सप्रेशन में अपनी ओर से Z की वैल्यू प्लेस करनी होगी। अगर हम हाइड्रोजन एटम लेट करते हैं तो Z की वैल्यू 1 होगी, और अगर आप यहां पर Z1 प्लेस करोगे तो इस फोटोन की एनर्जी 13.6 इंटू 8/9 हो जाएगी, जो कि आपको लगभग 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। और उसी तरह से अगर आप Z चेंज करते हैं तो He+ के लिए आप Z=2 ले सकते हैं, और Z=2 लोगे तो फिर यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 12 का ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होगा, तो 48 के क्लोज वैल्यू आएगी। तो ये 12.08 यानी कि 12 के क्लोज मिलेगा, ये 48 के क्लोज मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी और डी इन दोनों Z के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी एंड डी दोनों होना चाहिए। हाँ, फाइंड द सम ऑफ p pi d pi बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले हम यहां पर P4O6 का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ही नहीं। हर फास्फोरस पर एक एक लोन पेयर, हर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। इस पे तो आ गया 0। SO2 की बात करते हैं। S डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2, एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो p पाई बॉन्ड बनाएगा। अब जो बचा हुआ पाई बॉन्ड है वो नेचुरली d ऑर्बिटल से बनेगा, सो दैट विल बी p पाई d पाई। तो इस पे आंसर हुआ 1। अब आइए SO3 की बात करते हैं। S डबल बॉन्ड O, अब इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक p ऑर्बिटल बच गया, तो एक पाई बॉन्ड जो बनेगा वो p पाई होगा, और ये दोनं पाई बॉन्ड जो बनेंगे वो p पाई d पाई होंगे। तो यहां पर आंसर हो गया आपका 2। अब P4O9 की बात करते हैं। POP, फिर OP, फिर OP, ये P4O9 हो गया। ये 3 जो बॉन्ड दिख रहे हैं तीनों p पाई d पाई है, क्योंकि ये वाला फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसके पास p के कोई भी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो जो भी पाई बॉन्ड बन रहा है ये तीनों p पाई d पाई है। तो यहां पर आंसर हो गया 3। अब है H2S2O8, इसका स्ट्रक्चर है SOS, देन डबल बॉन्ड O, देन OH, देन डबल बॉन्ड O, OH। यहाँ देखिए ये वाला सल्फर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला सल्फर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब p के कोई ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है p पाई बॉन्ड बनाने के लिए। जाहिर सी बात है जितने भी 4 बॉन्ड दिख रहे हैं पाई, ये p पाई d पाई होंगे, ऐसा 4 हो जाएगा। इसी में अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है H2S2O7, जैसे फर्ज कीजिए मैंने लिया SOS, देन डबल बॉन्ड O, देन सिंगल बॉन्ड OH, ये H2S2O7 का स्ट्रक्चर है। इसमें भी 4 p पाई d पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, क्योंकि सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आइए अब बात करते हैं H2S2O6 की। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर आपका जो पाई बॉन्ड दिख रहा है वो कितने 4 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, और चारों पाई बॉन्ड यहाँ पर भी p पाई d पाई हैं। अब आइए POCl3 की बात करते हैं। डबल बॉन्ड O, Cl, ये वाला फास्फोरस भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जाहिर सी बात है जो पाई बॉन्ड बनेगा वो p पाई d पाई ही होगा। अब आइए बात करते हैं SO2Cl2 की। SO2Cl2 एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंसी शेल में, 4 ने बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर रह गया।
अब हाइब्रिडाइजेशंस में 1 2 3 और 1 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जाहिर सी बात है जो पाई बॉन्ड बनेगा वो p पाई d पाई ही होगा, तो p पाई d पाई इसमें 1 हो गया। आइए SO2Cl2 की बात करते हैं। S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जाहिर सी बात है दोनों पाई बॉन्ड p पाई d पाई होंगे, यहाँ पे 2 हो गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4 + 1 + 1 + 2, इन सबको जोड़ दीजिए। 3 3 6 6 4 10 10 10 10 10 और 9 19 और 1 20 और 2 22, तो टोटल आंसर हो गया 22। सो 22 विल बी द आंसर। ये आपका जो भी क्वेश्चन था इसमें आप सारे स्ट्रक्चर आप देख लेते और आंसर कर देते। इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। क्वेश्चन तो इजी था लेकिन लेंदी था। आप वहाँ पे गलती कर सकते थे, किसी न किसी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी सावधानी हटती तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते। जो आप नहीं किया होगा आपने, आपसे सही हुआ होगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अगेन मेरा एम फिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन का आप डील कर रहे हो तो पहले ऑप्शन चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू आपको एक अवेयरनेस आ जाएगी कि मैं इतनी एनर्जी और टाइम जो यहाँ पे लगाऊं तो मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा या लास्ट मोमेंट पे मेरी हवा टाइट होने वाली है। तो अगर आपको मैं क्वेश्चन देखता ही नहीं, उससे क्या टेंशन कम होती है। मैं पहले ऑप्शन चेक करता हूँ क्या लिखा है। टोटल मोनोक्लोनेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय क्लोरीन कंपाउंड क्यू इंक्लूडिंग स्टीरिया आइसोमर R7, यानी क्लोरीनेशन पूछ रहा है। IUPAC ऑफ P खुद ही लिख के दे रहा है, तो हमारे पास एक बेस बन गया। कंपाउंड क्यू गिव्स इफरवेसेंस ऑफ CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी वो एसिड की बात कर रहा है। और 1 मोनोक्लोनल प्रोडक्ट ऑफ क्यू इज ए कायरल, ठीक है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। देखो ये तो हॉट KMnO4 तो पक्का मेटा, मतलब ये वाला पक्का मेटा लोकेशन पे ही आने वाला है। अब हमको क्वेश्चन की फ्रेमिंग तो अपन यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। P का मतलब है 3 तो आ चाहिए, हम ये बात कर लेते हैं। क्या लिखा है देखो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। चलो क्या लिखा है 3, यानी थर्ड पे 1 इथिनिल प्रोप 2 इनाइल, तो प्रोप 2 इनाइल का मतलब 3 कार्बन बना लेते हैं। देख से प्रोप और 2 का मतलब 1 2, तो 2 पर इनाइल बना दिया। और 1 इथिनिल इसका मतलब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना दिया 1 इथिनिल के साथ। ये आपका 1 2 हो गया, ये आपका 1 2 3 हो गया। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। H2PD लिया हुआ है तो भैया अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव है, यस आई थिंक ये काय सेंटर बन रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव बोला है तो अच्छा मैंने कहा है 1 2 3, थम जाओ क्या लिखा है 1 इथाइनी, हाँ यहीं तक गलती करी है, इथाइन लिखा है भाई। तो देखो अब छोटी सी गलती, काम खत्म, ये इथाइन आ गया। देखो ऑप्टिकली एक्टिव लिखा है तो काय सेंटर की फीलिंग आ रही है। चलो C12H10 O2 तो दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 6 7 8 9 10 11 12। नाउ डेफिशिएंसी चेक करनी है तो भैया ये 12 + 1 13, 13 में से 5 गया तो आपके पास में यहाँ पे डेफिशिएंसी 8 आनी चाहिए। बेंजीन का 4 5 6 7 8, यानी H सेम आ रहा है। H2PD लिखा गया है तो रिडक्शन कीजिएगा, और रिडक्शन कीजिएगा तो हमारे पास में यहाँ पे और यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि सारे पाई बॉन्ड हट जाएंगे एल्किन एल्काइन वाले। अब ये लिखा 12 16, तो 16 का मतलब 13, ये हो गया 8 9 10 11 12 13, 5 डेफिशिएंसी आनी चाहिए, यस 4 और 1 5 आ रही है। इसका मतलब मैं लॉजिकली सही चल रहा हूँ। अब वो कह रहा हॉट KMnO4 तो या तो दिख रहा है अल्फा H है, तो लकीली ये दोनों COs दिख रहे तो अपन शायद सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लोरीन सनलाइट लिखा हुआ है, ठीक है क्लोरीन सनलाइट लिखा है तो आपको बता दूं यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ना है आइए बात कर लेते हैं। आपके पास यहाँ COH है, आपको यहाँ पे इस तरह से क्लोरीन जोड़ना चाहिए। ये देखिए अब मैं क्लोरीन जोड़ के देख लेता हूँ काय सेंटर बन रहे कि नहीं बन रहे। तो यहाँ काय सेंटर बना, यहाँ जोड़ने पर बना, यहाँ बना, यहाँ जोड़ा काय सेंटर बना, 2 फॉर्म बनेंगे। यहाँ जोड़ा काय सेंटर 2 बन रहे हैं तो 4 फॉर्म बनेंगे। वही कंसेप्ट बोलेंगे RR RS SR SS, और यहाँ जोड़ने पे लकीली दोनों ग्रुप सेम है तो ये एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यानी यहाँ पे कुल मिला के 6 एक्टिव और 1 इनएक्टिव होना चाहिए। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन।
टोटल मोनोक्लोनल प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय क्लोरीन ऑफ कंपाउंड क्यू इंक्लूडिंग स्टीरियोसोमर्स आर 7, तो सही बात है, ये सही बात हो गई है। IUPAC नेम लकीली सही न बात हो गई है। कंपाउंड क्यू गिव्स इफरवेसेंस क्यू क्यू क्यू, यस COH निकल रहा है ना, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 गैस देगा, तो ये भी आपके सही बात हो गई है। वन मोनोक्लोनल प्रोडक्ट इज ए कायरल, वन मोनोक्लोनल प्रोडक्ट ऑफ क्यू, क्यू क्यू मतलब क्यू पीछे वाला क्यू, यस, तो ये अपना ए कायरल आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास लकीली चारों ही ऑप्शन से ही आएंगे, ठीक है। Find the number of sp2 hybridized atom in 1 mole of C3N6H6। बेसिकली ये क्या है? C3N3NH2 थ्राइस है, ये C3N6H6 हो गया। ये इसको बोलते हैं मेलामाइन। मेलामाइन या इसी को बोलते हैं सिन्यूरिक एमाइड। सिन्यूरिक एमाइड, देखिए इस सिन्यूरिक एमाइड में, मेलामाइन आपको पता है ये अनब्रेकेबल बर्तन बनाने के काम में आता है। जो डिनर सेट होता है वो इससे बनता है, और बांग्लादेश का मेलामाइन पूरा वर्ल्ड फेम का है, सबसे अच्छा माना जाता है। आइए यहाँ बात करते हैं CN यहाँ पर हम ले रहे हैं NH2। अब देखिए इस क्वेश्चन में है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम के बारे में बात करनी है। ये 6 एटम तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं ही। आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये 6 एटम तो है ही, प्लस ये वाला नाइट्रोजन जो है, मैं पीले रंग से बता रहा हूं इसको, ये यहां से यहां और यहां से यहां जा रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन भी कहीं ना कहीं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। तो 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 9 विल बी द आंसर। तो 9 एटम ऐसे हो जाएंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे ड्यू टू द रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के कारण ये वाले 3 एटम भी इसमें जुड़ जाएंगे, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट प्लेनर कहा जाता है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम का, और आयनिक इक्विलिब्रियम का देख सकते हैं कि आप किसके साथ मर्जिंग कर दी गई है, लिक्विड सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ इसको मिला दिया गया है। क्वेश्चन को अच्छा कर दिया गया है, बट हाँ क्वेश्चन हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले देखे हुए होते हैं, PYQs वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो यहाँ पर जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिया है वो है फेरिक हाइड्रोक्साइड, और हमें पता है कि अगर ये डिसॉल्व होगा तो ये इन आयंस के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। फेरिक आयन और 3OH माइनस आयन, फेरिक आयन और 3OH माइनस आयन, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो S मोल पर लीटर आपको फेरिक के मिलेंगे और 3S मोल आपको मिलेंगे, 3S मोल पर लीटर आपको OH माइनस आयन के मिलेंगे। अगर आपको इसका KSP फाइंड आउट करना है तो KSP के लिए आप एक्सप्रेशन लगा सकते हो, फेरिक की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, कोफिशिएंट 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 27S⁴। मतलब आपका पर्पस है कि सॉल्युबिलिटी मिल जाए तो फिर हम KSP पता कर लेंगे, सॉल्युबिलिटी पता चल जाए तो KSP पता कर लेंगे। तो सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें लिक्विड सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर आप पढ़ते हो उसको लेकर के एक हिंट दिया हुआ है कि इसका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जब इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.96 ATM आपको दिया हुआ है। तो इसे हम इस तरफ लिख लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 0.96 ATM, और किस टेम्परेचर पर दिया हुआ है, टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है 300 केल्विन। तो और R की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है 0.08। तो आप बताइए क्या पाई इज इक्वल टू CRT लगा सकते हैं, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा
पाई इज इक्वल टू हम CRT लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो आप यहां पर कंपाउंड ले रहे हो क्या ये आयोनाइज हो रहा है? भाई ये डिसॉल्व हो रहा है तो ये डिसोशिएट भी हो रहा है, और इसका डिसोशिएशन कैसा माना जाता है? 100%। तो क्या यहाँ वांट ऑफ फैक्टर सेट करना चाहिए? तो एक ऑप्शन तो है कि वांट ऑफ फैक्टर सेट करें, और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम एक्चुअल आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ही प्लेस कर दें तो फिर वांट ऑफ फैक्टर का लफड़ा ही नहीं है, फिर एबनॉर्मेलिटी का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है 0.96 में, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन में दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन का सम लिख रहा हूं, तो फेरिक S मोल पर लीटर है, और 1 लीटर उसी सॉल्यूशन में पर लीटर पर OH माइनस कितने हैं? 3S। तो पर लीटर पर दोनों मिलाकर के कितने होंगे? 4S। दोनों का 1 लीटर पर कितना मोल होगा? 4S मोल होगा। R की वैल्यू क्वेश्चन में 0.08 दी हुई है, और टेम्परेचर दिया हुआ है 300। तो क्या यहाँ से सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है? तो यहाँ से हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और सॉल्युबिलिटी को ऊपर प्लेस करेंगे, तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी आपको मिल जाएगी 0.96 अपॉन 0.08, और ये इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 12 टाइम, और 12 को इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 1/100 आ जाएगा। मीन्स सॉल्युबिलिटी आपको 10⁻⁻² मोलर मिल जाएगी, और सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻² है तो इसे यहाँ रखेंगे और KSP पता कर लेंगे, तो KSP हमको मिल जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻²⁴। आप सॉल्व करेंगे तो 27 इंटू 10⁻⁻8 ये आपको KSP मिलेगा। बट आपको अपना आंसर ये नहीं लिखना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो KSP आपको मिलेगा आपको उसे मल्टीप्लाई करना है 10⁸/9 से। तो अगर इसे 10⁸/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁸/8/9, तो ये 3 इंटू 10⁸8 - 8, तो ये आपको क्या 3 मिल जाएगा। तो इस केस में इसका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 3। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का। कर कंपाउंड P विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O रिएक्ट्स विद डाइल्यूट NaOH गिव्स Q। ठीक है भाई, अब एक बात समझो बेटा, C4H8O यहां DOU निकालोगे तो कितना आएगा? देखो C4H8 1 आएगा बेटा, DOU 1 आएगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अब ये क्या कर रहा है? डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कर रहा है। अगर डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कर रहा है, इट में बी एल्डोल, इट में बी एल्डोल, अभी हमारे को पता नहीं, आगे चलते हैं। कह रहा है ये देखो एल्डोल बन गया, लग रहा है दोनों जुड़ गए, देखो C4 से C8 हो गया, ऐसा लग रहा है कि दोनों कंबाइंड हो गए। क्यों? गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है भाई, गिव्स पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर। ओहो, डबल बॉन्ड भी आ रहा है। इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि जो P से Q है, ध्यान समझिएगा, जो P से Q बन रहा है वो एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन है। अब जरा बात समझिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन है तो एल्डिहाइड कीटोन होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। कीटोन का अगर एल्डोल कराओगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा, जो कि टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। इससे ये बात पक्की हो गई कि भैया जो P है ना वो एल्डिहाइड है। P क्या है? एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि जब P एल्डिहाइड होगा और एल्डिहाइड का एल्डोल कराओगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा, जो कि टॉलरेंस टेस्ट देगा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, ब्रोमीन वाटर भी देगा। क्या बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। यानी कि क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नॉर्मल प्रोफाइल की जगह आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल प्रोफाइल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, आगे भी देख लेंगे क्या होना है। तो ये है। अब इसमें अगर डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कराया है, जैसे लिखा है, कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने डाइल्यूट NaOH कराया, हीट तो लिखा ही नहीं। अगर हीट नहीं करोगे तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कैसे देगा?
एल्डोल तक छोड़ दोगे तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, इसलिए आपको हीट मानना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंडीशन क्यू की दी है आपको। तो यहां जो एक क्यू मिल रहा है तो अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CHO। चेक करिए, अगर आपको याद हो H2 और O निकाल के वाटर बना देते हैं तो Q आ गया, Q दिख गया। ठीक है भाई, करा है ऑन ट्रीटमेंट विद H2PD गिव्स R। अब H2PD का रिएक्शन कराया है तो H2PD अगर H2PD का रिएक्शन कराया है ध्यान से, तो यहां से डबल बॉन्ड करेगा, एल्कोहल को भी करे, अच्छा एल्डिहाइड को भी करेगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि डबल बॉन्ड को करेगा कि एल्कोहल को करेगा, मतलब डबल बॉन्ड को करेगा या एल्डिहाइड को करेगा। उसके आगे देखते हैं कुछ अगर लिखा हो, R ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द, ओहो इसका मतलब एसिटिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो एल्डिहाइड को तो एल्कोहल में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एल्कोहल ही एसिड के साथ रिएक्ट करके ईस्टर बनाएगा, और कोई रिएक्शन दिख नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 और यहां हो गया CH2OH। देखिएगा भाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये OH है, ठीक है, ये OH आ गया। अब जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या कह रहा है कि जो ये कंपाउंड बना H2PD के साथ CH2, ज्यादा कार्बन तो नहीं हो गए भाई, 1 2 3, हाँ एक ज्यादा हो गया ना, दोबारा बना देते हैं, एक कार्बन ज्यादा हो गया। यहां से आएगा CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 CH2OH। ओके, तो यहां से 1 2 3 4, यहां से आ गया CH CH2 CH2OH। जब इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड से करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ H+, एल्कोहल एसिड ईस्टर, तो यहां से मिल गया CH3 CH2 CH2 1 2 3 CH, आगे लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह है कम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे कि यहां से CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 CH2O CO CH3। चेक करिए भाई, ईस्टर, ये आ गया आपका ईस्टर, एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके ये आ गया आपका ईस्टर। न कार्बन देख लेना बड़े, 1 2 3 4 इसके, 1 2 3 4 इसके, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिर जाना पड़ेगा आपको, कहां क्या लिख रहा था, देखो S बन गया, करा S ऑन कंडेंसेशन विद पैरा एनिसल्डिहाइड, यानी कि इसकी रिएक्शन कराना है पैरा एनिसल्डिहाइड, ये है पैरा एनिसल्डिहाइड। अब इसके साथ कंडेंसेशन कराना है, रिएजेंट नहीं लिखा है, ये क्लेजन टाइप का रिएक्शन है, करना पड़ेगा क्योंकि कंडेंसेशन लिख दिया है। तो यहां से क्या होगा कि यहां ईस्टर का, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ध्यान से ये एसिडिक हाइड्रोजन इस पे अटैक कराएंगे, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 और यहां से आ गया बेटा
CH2O CO और यहां से H2 निकलेगा तो CH डबल बॉन्ड CH। ये बनेगा भाई, ये तो ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई। कौन सा क्वेश्चन? एस ऑन कंडेंसेशन विद टी, तो ये टी है आपका, ये है टी, ये देखो ये है आपका टी, बढ़िया है टी। अब क्या दिया है टी के बारे में? पेरेंट्स गिव्स टी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन टी, परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया है टी का। तो अगर इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन हम निकाल लें और यही मैच कर जाए तो इसका मतलब टी हमारा सही है। चेक करते हैं, टी में कार्बन का परसेंटेज निकालना। पहले कार्बन काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 18 कार्बन है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन टी इक्वल टू 18 इंटू 12, कार्बन का वेट हो गया, डिवाइड बाई टोटल। तो टोटल कैसे करेंगे भाई? 18 इंटू 12 तो रहेगा ही, ये तो कार्बन का है, प्लस हाइड्रोजन चेक करो, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 3 15 2 17 18 19 19 और 3 कितना हुआ? 20 22 और 22 4 26 26 प्लस अब क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 48 इंटू 100। ये निकाल के देखते हैं कितना आता है। एक बार इसको करके देखो, मेरी समझ में तो यही आएगा, 74.48 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये सही है, क्योंकि सही होगा ही और कोई ऑप्शन है नहीं। तो टी तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल DOU इन टी, टी का DOU पूछा है भाई। तो DOU तो बहुत आसान है, 4 तो इसमें हो गए, 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो आंसर है 6। टोटल DOU इन टी इक्वल टू 6। लो आंसर आ गया भाई। हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने पास एक सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है कि इन ए स्पाइनल स्ट्रक्चर AB2O4, अपने पास AB2O4 स्पाइनल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये डाइवेलेंट कैटायन है और B जो है वो ट्राइवेलेंट जो है कैटायन है। अब इसमें बोल रहा है कि A जो ऑक्यूपाई X% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है, और B+3 ऑक्यूपाई Y% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये X% है, ये Y% है, एंड Z% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है Z% है। तो अपने को कुछ एक X+Y समथिंग ऐसा कुछ दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपने को स्पाइनल में पहले से ही पता है, आप चार्ज बैलेंसिंग से निकालिए या एटम बैलेंसिंग से निकालिए, कैसे भी करिए। अपने को पता है कि ऑक्सीजन जो है वो FCC के रेगुलर पोजिशंस पे, और इसके अंदर जो अपने पास A है जो डाइवेलेंट कैटायन है, ये अपने को पता है कि 1/8 पार्ट जो है वो फील्ड होता है। टोटल अपने पास 8 वॉइड्स होती है, उसमें से 12.5% ऑक्यूपाइड है। इसका मतलब जो है एक एटम है अपने पास, 8 वॉइड्स में से एक ही एटम है अगर, इसका मतलब 12.5%, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5। और B+3 जो होता है, B+3 अपने को पता है कौन सी वॉइड्स में होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और कितनी परसेंटेज ऑक्यूपाई होती है? 50%। तभी अपने पास अपने पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती कितनी है? टोटल 4, उसका 50% यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 2। तो ये अपने पास y की वैल्यू कितनी आ गई? x आ गया अपने पास 12.5, y कितना आ गया अपने पास 50, और z कितना आ गया? 0। अपने को वैल्यू निकालनी थी 2 इंटू y माइनस एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई 100 प्लस 25, ये वैल्यू निकालनी थी। तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास? ये y माइनस एक्स हो गया आपके पास, y माइनस एक्स हो गया 37.5, 37.5 इंटू 2 प्लस 25 अपॉन 100, तो 37.5 इंटू 2 हो गया आपके पास 75 प्लस 25 100, 100 बाई 100 कितना आ गया? 1। तो ये आसान इन्फॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सब हम लोग सॉलिड स्टेट में डिस्कस करते ही हैं। तो ये आसान क्वेश्चन था आई थिंक। अगला क्वेश्चन,
मैच द कॉलम टाइप का है, आगे भी होगा मैच द कॉलम, ये है, ठीक है। तो देखिए मैच द कॉलम, अब यहाँ नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल है और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, तो अगर नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल में H2SO4 हीट कराओगे तो इसमें आपका ये बनता है बेटा ट्रांस वाला मेजर बनता है, ट्रांस मेजर प्रोडक्ट ट्रांस 2 की ना, ये बनेगा। अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या सही है। वन ऑफ द प्रोडक्ट शोज ऑप्टिकल, गलत। मेजर प्रोडक्ट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विद कैन इन्वॉल्व हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, टोटल अल्फा हाइड्रोजन आएंगे 6, तो ये तो सही हो गया, तो यानी कि ए का क्यू तो सही है, ठीक है भाई, ए का क्यू सही है। अब आर एस की बात करते हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बिल्कुल सही है, तो क्यू के बाद आर भी आ गया। इसके बाद टर्न्स एसिडिफाइड डाइक्रो रिएक्टेंट कैन टर्न्स एसिडिफाइड, रिएक्टेंट तो क्या है देखिएगा बेटा, रिएक्टेंट है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको K2Cr2 मिलाओगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब ये भी सही है, QRS हो गया। और है कोई टी भी है, विल नॉट अंडरगोज डिहाइड्रेशन, अरे यार ये तो गजब करो, डिहाइड्रेशन से ही तो प्रोडक्ट बना रहे हो, इसका मतलब ये सही है QRS, ए का QRS आ गया। बी की बात करते हैं, बी में कह रहा है H2SO4 हीट डिहाइड्रेशन। अब एक बात समझिएगा, यहां पे क्या होगा कि एक तो यहां से देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं क्योंकि बहुत सारे लिखे हैं इसमें। यहां पे क्या करना है आपको, यहां pH लिखा है, यहां OH लिखा है और इसका पोजीशन फिक्स्ड किया है, ठीक है भाई, ध्यान रखना बेटा ना, इसका पोजीशन फिक्स किया है। जब इसमें H+ हीट कराओगे तो पहले केस में तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन क्या बनेगा देखिएगा, यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, ओके। अब जब कार्बोकैटायन बन गया ध्यान से, तो यहां कार्बोकैटायन बनने के साथ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, 1,2H- शिफ्ट, क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट शिफ्टिंग होगी, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा यहाँ pH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये आ गया, क्लियर। अब इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसमें प्रोडक्ट बन सकते हैं आपके, मेजर की बात करें अगर तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ एक pH आ जाएगा और यहाँ पे आपका E आ जाएगा, ध्यान से। ऊपर भी बन सकता है प्रोडक्ट, ऊपर भी बन सकता है, ऊपर में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सेम ही है, CH2 हाँ सेम, ठीक है। यहाँ से बात क्लियर हो गई, तो आइसोमर अलग होंगे बट वो तो ठीक है, क्या बात क्लियर है। तो एक ये बन गया। अच्छा दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पॉजिटिव बन के हीट लगी हो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, तो देखिएगा जरा ध्यान से कि हो क्या रहा है। तो इसका आंसर है क्या, क्या मैच करेगा बी का, ठीक है भाई। तो बी का आंसर देखना है आपका, तो मिलाना पड़ेगा बी। वन ऑफ द प्रोडक्ट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हाँ ये तो कायरल सेंटर है, ये तो दिख ही रहा है कायरल सेंटर भाई, CH2 यहाँ अलग है, यहाँ अलग, कायरल बिल्कुल सही है, यानी कि इसका P होगा, बी का P हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बी का P हो सकता है, चेक करिए क्या भाई, क्लियर है। Q हाइड्रोजन्स विच कैन इन्वॉल्व हाइपर कॉन्जुगेशन, अच्छा मेजर प्रोडक्ट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ दिस, तो अगर अपने को ये देखना है कि भाई मेजर प्रोडक्ट में कह रहा है कि भाई मेजर प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, तो इवन नंबर में हाइड्रोजन अगर देखना है, पीछे चलते, हाँ मेजर प्रोडक्ट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विच कैन इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। चेक करो भाई, यहां पे आप लगाओगे बेटा तो 2 यहां पे 2 यहां पे, यही मेजर है, ऊपर लगाओगे सेम है, ये भी सही है, यानी कि बी का P के बाद Q भी आएगा। चेक करिए अगला देखते हैं, फिर कह रहा है प्रोडक्ट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रोडक्ट शोज, अच्छा वन ऑफ द लिखा है, ठीक है, वन ऑफ द प्रोडक्ट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यार ये समझना पड़ेगा कि क्या इसका एक प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा,
पहले ये समझते हैं, तो प्रोडक्ट पे फिर चलते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? भाई ये डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं शो कर सकता। क्लियर है? वन ऑफ द प्रोडक्ट लिखा है भाई। अगर पॉसिबल प्रोडक्ट में देखें तो एक तो ये है, साथ में अगर यहीं से डबल बॉन्ड बना देते, बने, मतलब ऐसा नहीं कि मेजर है, माइनर बना के यहां पे एक यहां बनेगा, यहां पीएच आएगा और यहां पे ये आएगा। चेक करिए, क्लियर? तो यहां से ये CH3 और पीएच के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल हो सकती है। अगर ज्योमेट्रिकल हो गई भाई, दोनों पीएच सेम साइड और एक पीएच ऊपर नीचे, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट कैन ज्योमेट्रिकल हो सकता है भाई। इसका मतलब आर भी हो सकता है। इसका चेक करते हैं, आर भी हो सकता है। आर में क्या लिखा था बेटा? वन ऑफ द प्रोडक्ट कैन शो, बिल्कुल हो सकता है। एस चेक करो, रिएक्टेंट कैन, ये भी हो सकता है क्योंकि तो ऑक्सीडाइज होना है। विल नॉट अंडरगोज, ये गलत है, यानी PQRS हो गया इसका आंसर भाई। इसका आंसर हो गया PQRS। PQRS चेक करो, कोई ऑप्शन मैच तो नहीं कर गया, डायरेक्ट ही मैच कर गया हो। ए का क्या था जरा देखना, ए का था QRS, ए का QRS, PQRS। ओहो, तो इसका मतलब QRS PQRS, या तो ए आंसर है या तो डी आंसर है, या तो ए है या तो डी है। सी में PS है, कॉमन है, तो डी को चेक करना पड़ेगा अपने को डी को चेक करते ही आंसर आ जाएगा। तो डी चेक कर लेते हैं। डी ये H2SO4 डिहाइड्रेशन। अब यहां पे अगर ये हटाओगे तो ब्रिज हेड में बनेगा, इसका मतलब इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बनेगा ही नहीं, तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो इसका टी आएगा सीधे, डी का टी आंसर आ गया। चेक करिए, ब्रिज हेड में कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होगा, बनेगा ही नहीं, इसका मतलब इसका कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका आएगा डी। अच्छा क्वेश्चन है क्या भाई? बात क्लियर हो गई? थोड़ा सा उसमें ज्योमेट्रिकल माइनर प्रोडक्ट कंसीडर करके करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये लिखा है इस केस में, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसका एक माइनर प्रोडक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ज्योमेट्रिकल आएगी। क्योंकि ये तो सिमेट्री भी नहीं, ज्योमेट्रिकल आएगी भाई, क्योंकि इस प्रोडक्ट में थोड़ी दिक्कत है, यहां तो कहां ज्योमेट्रिकल लाओगे? तो बट इस प्रोडक्ट में वन ऑफ द प्रोडक्ट लिखा है तो ज्योमेट्रिकल हो जाएगी, इसलिए आंसर हो गया। चेक करिए, ये क्वेश्चन देखो, ये चारों कंपाउंड सेम ही है। CN का होल 6, CN का होल 6, NO2 का होल 6, CN का होल 6। ये सारे लिगेंड एम्बिडेंटेड हैं। अच्छा, सारे कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे? ऑक्टाहेड्रल, 90 डिग्री के एंगल बन जाएंगे, बॉन्ड एंगल बन जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल है। अच्छा, ये सब में देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड है और 6 एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो पहला केस तो कौन सा बन गया? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे, A6। दूसरा केस A5B, तीसरा केस A4B2, चौथा केस बनेगा, लिंकेज आइसोमर बना रहा हूँ, A3B3, पांचवा केस बनेगा A2B4, छठवां केस बनेगा AB5 और सातवां केस बनेगा B6। ये तो GI शो नहीं करेगा, तो 7 लिंकेज आइसोमर बनेंगे सबके, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये सबका A का भी, B का, C का, ये तीनों करेक्ट हो गए। अब देखो A4B2 GI शो करेगा, 2 GI, इसके भी 2 GI और इसके भी 2 GI। टोटल आइसोमर कितने बन जाएंगे पॉसिबल? 10। तो इनके सभी आंसर सही हैं, सबके टोटल पॉसिबल आइसोमर 10 हैं, लिंकेज 7 हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड है सब में, NO2 भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है और बॉन्ड एंगल 60 डिग्री के हैं। तो PQRS 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 आंसर भी होगा। हाँ, अपने पास एक क्वेश्चन और है 16। इसमें ये बोल रहा है कि अपने पास एक रिएक्शन है A2B और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा H इसका पॉजिटिव है और अपने को एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ अपने को ये दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे अपन को चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से रिएक्शन कैसे कैसे रिएक्ट कर रही है, यानी A और B कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैसे चेंज हो रही है,
वापस से नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए। अपन टोटल मिला के 4 अपन ने चेंज किए, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है ये अपने को दिया हुआ है। तो अपने को 2 कॉलम दिए हुए हैं, उनमें से क्या क्या सही होना चाहिए। अपने को एक तो दिया हुआ है कि अपन क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं इधर, और ये इफेक्ट किसकी वजह से होने चाहिए ये अपने को कॉलम 2 में दिए हुए हैं, राइट। तो अपने को चेक करना है कि भाई क्या क्या होना चाहिए। तो आप पहले ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ से आप डायरेक्शंस पता कर लेंगे, भाई जो इफेक्ट रिएक्शन शो कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, ऑब्वियसली बात है कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है, तो ये क्या है अपने पास ए, और ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब बी देखो इफेक्ट 1 के अंदर बी डिक्रीज हो रहा है और ए इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और उसके बाद यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। सी इफेक्ट में क्या हो रहा है, सी इफेक्ट के अंदर जो है बी जो है वो इंक्रीज हो रहा है और ए डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड है। और लास्ट वाले इफेक्ट के अंदर ए इंक्रीज हो रहा है और बी डिक्रीज हो रहा है, यानी ये बैकवर्ड है। यानी अपने को जो इफेक्ट है वो ऐसे दिख रहे हैं कि इफेक्ट 4 और जो बैकवर्ड कौन कौन से हो गए, इफेक्ट 1 और 3 ये फॉरवर्ड के होने चाहिए, राइट। क्योंकि दोनों के अंदर इफेक्ट, इसके अंदर भी ए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे इफेक्ट 1 के अंदर ए जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सॉरी ए जो है बैकवर्ड होना चाहिए। भाई ए क्या हो रहा है टाइम के साथ, इंक्रीज हो रहा है, और बी डिक्रीज हो रहा है। बी डिक्रीज हो रहा है, रिएक्शन किधर जा रही है, बैकवर्ड। यानी फर्स्ट इफेक्ट और फोर्थ इफेक्ट ये दोनों बैकवर्ड होनी चाहिए, और थर्ड जो है वो फॉरवर्ड होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो अपने को पता है कि भाई जो भी इफेक्ट आ रहे हैं उसमें फर्स्ट इफेक्ट की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए और फोर्थ की वजह से बैकवर्ड जानी चाहिए। तो ये बैकवर्ड का है और फोर्थ भी जो है ये बैकवर्ड का साइन है। उसके बाद जो थर्ड है अपने पास, थर्ड के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सेकंड के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और थर्ड के अंदर फॉरवर्ड होना चाहिए, थर्ड के अंदर फॉरवर्ड होना चाहिए, और बी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। अब अपन यहां से पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होनी चाहिए ऐसा चेंज करने से। और रिएक्शन अपने पास क्या है, ए से टू बी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो 1 by 1 ऑप्शन देखते हैं। बताओ ये अपने क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा ज़्यादा मोल की तरफ, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ये फॉरवर्ड का हो गया। उसके बाद इस वाले के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन टोटल प्रेशर बाई चेंजिंग द वॉल्यूम। प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो ज़्यादा मोल की तरफ, यानी ये भी फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। उसके बाद है डिक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं आप, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिक्रीज होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो रिएक्शन अपने को पता किधर जानी चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देन एडिशन ऑफ बी ओनली एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिर्फ और सिर्फ अगर बी ऐड करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इनर्ट गैस ऐड करने से कांस्टेंट वॉल्यूम में अपने को पता कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो बाकी तो चलो फॉरवर्ड बैकवर्ड आ रहा है, कम से कम नो चेंज वाला तो अपने को समझ में आ गया, एक ही ऑप्शन है। तो नो चेंज किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में, यानी इफेक्ट 2 में, यानी बी में क्या आना चाहिए, डेफिनेटली बी में टी होना चाहिए। तो बी में टी, यानी अपने पास ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, इन दोनों को चेक करना है अपने को, राइट। तो कोई एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ए में देखते हैं, तो ए में क्या होना चाहिए, बैकवर्ड, और ये एस भी बैकवर्ड है, चलो सही है ये। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, चलो बी तो अपन देख चुके हैं। सी में देखते हैं, पी और क्यू है, तो सी में फॉरवर्ड होना चाहिए, तो पी में भी फॉरवर्ड है, क्यू में भी फॉरवर्ड है, चलो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। डी में क्या है, आर ऑप्शन, डी में क्या है अपने पास, बैकवर्ड, और यहाँ पे भी बैकवर्ड, इसका मतलब पहला ऑप्शन हो सकता है। डी को चेक कर सकते हैं। ए में क्या है, एस, वो सेम ही है। बी में टी सेम है। सी में क्या है, आर और एस, तो सी ऑप्शन में आर के साथ एस भी है, यानी ऑब्वियसली बात है आर के साथ एस, यानी बैकवर्ड दोनों होने चाहिए, जबकि सी तो अपने को बताया कि फॉरवर्ड का बता रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो फिर ज़्यादा अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ए ऑप्शन होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दिया इन सब की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी,
और इधर जो आपको इफेक्ट दिख रहे हैं ये फॉरवर्ड के दिख रहे हैं या बैकवर्ड के दिख रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आप आराम से ली चैटरले प्रिंसिपल के हिसाब से चेक कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा इसमें और अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लेते हैं जो ग्राफ दिया हुआ है आपको, मान लेते हैं कभी अगर ऑप्शंस और ज़्यादा क्लोज हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको जो ए और बी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, जैसे रिएक्शन जो है इस वाले में भी बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है और इस वाले में भी बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो बैकवर्ड शिफ्टिंग हो रही है वो बैकवर्ड शिफ्टिंग होने से पहले आपने क्या चेंज किया होगा, आपने बी को अचानक बढ़ाया और ए को उतना ही रखा, यानी प्रोडक्ट को आपने इंक्रीज किया, तो प्रोडक्ट को इंक्रीज करने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई होगी, इसलिए बी डिक्रीज हुआ और ए इंक्रीज हुआ। यहाँ पे आपने ए और बी को उतना ही रखा, यानी आप कॉन्सेंट्रेशन या मोल को चेंज नहीं कर रहे हैं, दूसरे कोई फिजिकल पैरामीटर चेंज किए होंगे, जैसे आपने टेम्परेचर मान लेते चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से रिएक्शन को वापस से इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुई। तो ये आप थोड़ा सा चेंज खुद से कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस किया। आई थिंक आपको ये मॉक ड्रिल देख के एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। आप इस पेपर को वापस से देखिए, सॉल्यूशन आपने देख ही लिए हैं और आप विश्वास मानिए कि एडवांस के अंदर भी आपके मोर और लेस इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप नए क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। ऑल द बेस्ट।